हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल। हाँ, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। हाँ, थोड़ा सा डिले हो गया। तुम्हारा रिजल्ट ठीक है मुझे मिला तो मैंने उसको सेट कर दिया है। अब रिजल्ट की बारी आ गई। ठीक है, तो आज का टॉपिक देख लो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। टारगेट, दोनों टारगेट पूरे करने हैं। कैंसर भी पूरा करना है और आज एड्स भी पूरा करना है। ठीक है, दोनों ही थोड़े खतरनाक हैं। ठीक है, हाँ नमस्ते, गुड आफ्टरनून, खुश रहो बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा 1.0। ठीक है, मंथन 1.0। मंथन 1.0 में जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बच्चों ने जो मार्क्स भेजे हैं उसके हिसाब से, बट जो भी लिस्ट मुझे मिली है वो मैंने इसको अभी लगाया है, इसमें टाइम लग गया। ठीक है, आ चुकी नंबर 1 पर है। ठीक है, जिसके 331 मार्क्स हैं। बेटा एक बार आ चुकी चेक कर लियो। ठीक है, यश बेटा तू भी मार्क्स चेक कर ले अपने एक बार। ठीक है, कौन है यार, यश तू भी मार्क्स चेक कर अपने। ठीक है, क्या 330 ही आ रहे हैं? ठीक है, तो यश नंबर 2 पर है, 330 मार्क्स हैं। सारे मार्क्स चेक कर लेना। ठीक है, अक्षत 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 321 मार्क्स हैं। ठीक है, 1.0 के अंदर। क्लियर है? हाँ, अमन, अमन के 319। और ठीक है, मेहदी हसन बेटा 3117। एक बार चेक करो मार्क्स तुम्हारे रियल में तो नहीं आ रहे हैं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। वॉइस तो ठीक है ना बेटा? मानसी, मानसी का है इसमें? मानसी का तो नंबर ही नहीं है। मानसी तेरे मार्क्स आ कितने रहे? कहाँ गया मैसेज? मानसी मार्क्स कितने आ रहे हैं तेरे? वो चला चाहिए रहा 324 और रैंक थर्ड थी। यार कुछ तो गड़बड़ है। 324, 324 पे तो बात सही है, यहाँ पर रैंक थर्ड आनी चाहिए। 324 पर रैंक थर्ड ही आनी चाहिए। यहाँ नाम कहाँ गया मानसी का? ओके, ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार कि कुछ तो गड़बड़ है। मानसी का तो नाम है ही नहीं। मेहदी हसन आ गया, समीर आ गया, ठीक है, अंकित आ गया, सुप्रिया आ गई, और एस एस जो भी है। ठीक है, ओके, यूनिश अली आ गया 308। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा सभी बच्चों को जिनके मार्क्स ये आ रहे हैं। मार्क्स तो ठीक होंगे पर कई बच्चों के मार्क्स मिसिंग है, जैसे ठीक है, मानसी के मार्क्स मिसिंग है, इसके अंदर नाम ही मिसिंग है। ठीक है, ओके, सत्यम बोल रहे हैं मेरे 331 रैंक फर्स्ट। 331, यार 331 क्या चक्कर है फिर? आ चुकी क्या आ रहे हैं 331 तो? ये 1.0 की बात चल रही है, 1.0। ठीक है, कोई नहीं, एक बार इसको चेक कर लो फिर अपना भी तुम। अच्छा, अब आ जाओ 2.0। मंथन 2.0। 2.0 में सारा 331। ओके, आदित्य 323, दीपक कुमार 320, आदेश 317, आयुष 315, मोहम्मद हसन 309, सौरभ 305, ठीक है, श्रवण कुमार 304, अंबिका 300, ठीक है, और स्मारिका 396। यहाँ देखूं लोअर कितने आ रहे हैं। ओके, 308 आ रहे हैं, हायर 331। यहाँ हायर तो 331 ही आ रहे हैं पर लोअर 390, 296 आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चों को। ठीक है, पर कई बच्चों के नाम इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, जिनकी रैंक भी है, मार्क्स भी है, बट नाम नहीं है। कुछ ग्लिच तो है। ठीक है, क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, सब मतलब कंप्यूटर के थ्रू ही सारा होता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, चलो एक अप्रोक्सीमेटली मार्क्स तो लगभग सबके आ ही गए हैं। जिनके नाम मिसिंग है, ठीक है, वो एक बार, ठीक है, कैसे भी करके मुझे अपना डिटेल भेज देना, अगर भेज सकते हो तो मैं एक बार को क्रॉस चेक कराऊंगा और अगली बार मैं इसको फिर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरा सही है। ओके, ठीक है मेहंदी हसन बेटा, ओके, चलो ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का टारगेट देख लो। हाँ बेटा, कल वाले, कल नहीं, ये आज क्या है, मंडे ट्यूसडे संडे वाले टेस्ट का रिजल्ट है। संडे को जो टेस्ट है उसका रिजल्ट है। ठीक है,
आपके सामने सारे मार्क्स हैं, इसको कंपाइल कर लो सारे के सारे, क्योंकि माइनर था, अब जो संडे को है वो मेजर है। और मेजर में 2 चैप्टर आ रहे हैं, बता दूं मैं, ठीक है। एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा आ रहा है, पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास होंगे। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में 2 पार्ट मैंने पूरे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सारी डिसीज जितनी मैंने करा दी है आपको, ठीक है, कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, और पूरा इम्यून सिस्टम, यानी कल तक जो करा चुका हूं वो सारा आ रहा है आपका आपके टेस्ट में, ठीक है, संडे को जो टेस्ट है। तो ये ध्यान, टेस्ट का सिलेबस नोट कर लेना, ठीक है। पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर 2 इम्यूनिटी और कॉमन डिसीज इन ह्यूमन जो कल तक करा दिया है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा क्लियर है। मेजर टेस्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले पार्ट से 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, हाँ 30 या 35 ऐसे कुछ होंगे, 30 के आसपास। और वहां से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 30 वहां 15 वहां, टोटल 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट। अच्छा, आज का टारगेट कैंसर है, ठीक है, थोड़ा समझना। एक चीज मैं इन्फॉर्म सभी को कर दूं बेटा, ठीक है, सीरीज चालू हो चुकी है, क्लियर है बिल्कुल। 2 पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक तो रिवीजन चल रहा है 11th का, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कर लें। कल मैंने सारे टॉपिक का, इन 2 चैप्टर के सारे टॉपिक का वेटेज बता दिया था, कहां से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दूसरा, जो मंजिल 2.0, जिसको थोड़ा अलग तरीके से लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको 2 तरीके से लेके चल रहे हैं। इसको हम मतलब एक तरीके से बहुत कंसाइज फॉर्म में कराएंगे, पर पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। यानी एक तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको यहां एकदम परफेक्टली मिल जाएंगे, क्लियर है बिल्कुल। और कम टाइम के अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो जरूरी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कवर कराएंगे। इस बार थोड़ा सा जो अपडेट दे रखा है बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। 2-4 चीजें एडिशनल हो जाएं तो नुकसान नहीं है, उसको इंक्लूड कर दूंगा। प्लस, समझना मेरी बात, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता है, मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के हमारा लेक्चर, ठीक है, कल पहला लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को मैंने 3 लेक्चर लगा रखे हैं, पर अगर हो गया तो मैं 2 ही लेक्चर में पूरा करा दूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी वेटनेसडे और थर्सडे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत पार्ट बचता है तो थर्सडे को रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा उसको मैं, नहीं तो वेटनेसडे और थर्सडे पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको एकदम कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा, रात 8 बजे संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर। तो कल बेटा ध्यान रखना, ठीक है, 8 बजे, ठीक है। वापस आ जाओ। तो आज का टारगेट हमारा कैंसर और एड्स दोनों ही है, थोड़ा समझना इसको अच्छे से। तो अगर मैं कैंसर की बात करूं तो कैंसर आज की डेट में सबसे ज्यादा भयानक कह सकते हो बीमारी है। जिस तरीके से मतलब मैं क्या बताऊं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, ठीक है, हम खुद ही हैं, क्योंकि दिनचर्या खराब कर रखी है। हम प्लास्टिक की चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिस एयर में रह रहे हैं वो हाईली पॉल्यूटेंट एयर है, ठीक है, जिसमें लेड तक होता है, जो लंग कैंसर को स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है, यस, ठीक है। इसके अलावा जो आप वाटर इनटेक कर रहे हो, पॉल्यूटेंट वाटर है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके गट कैंसर को इंड्यूस कर रहे हैं। और आप जो डिब्बे बंद फूड खा रहे हो, ठीक है, वो सारा का सारा कैंसर इंड्यूसिंग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम अपनी इम्यूनिटी को घटाते जा रहे हैं, और इन चीजों का इनटेक बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। वो 10 मिनट का कैंसर बन गया कि बस ऑर्डर करो, 5-10 मिनट के अंदर आपके घर वो डिलीवर हो रही है। तो जो आपके, ठीक है, टेस्ट बड आपके एक्टिवेट होते हैं, यार पिज्जा चाहिए, बस ऑर्डर कर दो, तुरंत पिज्जा आपके घर पर। तो इस चीज की वजह से आपका ये जंक फूड का इनटेक आपका बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। एक एज तक आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम ना चाहते हुए भी काम करता है, पर एक एज के बाद, ठीक है, उसका काम करना स्लो होना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे कुछ भी कर लो, वो एक एज इफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आप अपनी एज पर, ठीक है, सही से अपनी मतलब कह सकते हो अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं या लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर लोगे, तो ये आगे तक काम करेगा, ठीक है। तो वो समझा दिया है मैंने, और अक्सर बताता भी रहता हूं। तो कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ड्रेटेड डिसीज, यानी बहुत मतलब जिसमें डेथ कॉज के मैक्सिमम चांस होते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंड इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर ग्लोब। मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये समस्या पूरे ग्लोब में है, ठीक है, पूरी दुनिया में फैल रही है। कारण बहुत सारे हैं, पर इंडिया इसका हॉट स्पॉट बना हुआ है। हॉट स्पॉट समझते हो ना, बॉटनी में पढ़ा था, हॉट स्पॉट, जहां ये चीज बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। हॉट स्पॉट है इंडिया का, ठीक है, पूरी दुनिया में, पर इंडिया का हॉट स्पॉट है। मोर देन अ मिलियन ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, मोर देन अ मिलियन ऑफ इंडियन। मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा, यहां पर जो एनसीईआरटी का डेटा है पुराना डेटा है। मिलियन, अ मिलियन ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, ठीक है,
एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। समझ रहे हो ना बात? यहाँ हम एनुअली की बात कर रहे हैं। ये डेटा पुराना है और रियल डेटा तो बहुत भयानक हो चुका है, ठीक है, वो आप हॉस्पिटल्स में देख सकते हो, ठीक है। साउंड बेटा, एक्चुअल में मेरे समझ में आ रहा है साउंड की प्रॉब्लम कुछ मतलब कुछ है, ग्लिच है। माइक तो मेरा भी ठीक है, माइक तो सर्विस सर का भी ठीक है, बता रहे थे यार साउंड की दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं वाईटी पे क्लास लेता हूँ साउंड क्लियर है, बट ऐप पर क्लास ले रहा हूँ तो साउंड में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो आप एक बार रिफ्रेश कर लेना अगर कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? तो अब मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब सबसे पहले मैं बताऊंगा यार, जो उन बच्चों को जो जानते ही नहीं है कि एक्चुअल में कैंसर और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है। भाई हमारी सेल ही तो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आखिर क्या प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की और एक नॉर्मल सेल की, ये समझना है आपको। कैंसर वाला डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट बनने बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। इस फील्ड में रिसर्च भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च ही नहीं है कैंसर के डॉक्टर में। देखो मैं जब भी डॉक्टरों से बात करता हूँ, सर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास ज्यादा, ठीक है। भाई जो रिसर्च हो रही है वो तो अलग, R&D सेक्शन तो अलग है ना। अभी कुछ कंट्री ने जैसे इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करी, तो हम इम्यूनोथेरेपी बोलना चालू कर देते हैं लोगों को, ठीक है। सर्जरी हमारे हाथ में, हम कर देते हैं। सर्जरी के अलावा क्या चीजें हैं? इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन है, ठीक है, और कीमोथेरेपी है। कोई ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है कैंसर के केस के अंदर। तो इसलिए कैंसर का इलाज नेचुरली साथ में हो तो बहुत बेटर है, समझ रहे हो? और मैंने अक्सर कर देखा भी होगा आपने, तो आजकल लोग कहते भी हैं और बड़ा मतलब कंसेप्ट चल रहा है कि अगर आप वीक में 1-2 दिन फास्ट रखते हो, तो ऑलरेडी मैंने बताया था मैक्रोफेज तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है ही, ठीक है, बिल्कुल। जब आप फास्ट रखते हो तो भूख की वजह से जो सेल हैं वो उन सेल को खाना चालू कर देती हैं जो बॉडी मतलब अपनी बॉडी के लिए मतलब इफेक्ट मतलब कोई काम की नहीं है, कचरा है, मतलब कैंसर सेल पकड़ के खा जाएंगी, पर वो तभी खाएंगी जब वो भूखी रहेंगी। तो अगर आप हफ्ते में 1 दिन ऐसा फास्ट रखते हो, ओनली लिक्विड पानी के ऊपर, या नारियल पानी पी लो, कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहो, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं नारियल पानी बहुत ज्यादा नहीं, एक आध ले लो जब वीकनेस हो, लिक्विड पानी पर डिपेंड रहो, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, या हर्ब्स लेते रहो, हर्बल जूस लेते रहो, तब जाकर के वो एक्टिवेट होती है और उन कैंसर सेल को पकड़ के खा लेती हैं, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेटजी बन मतलब लोग यूज कर रहे हैं इसको, और काफी हद तक रिजल्ट ठीक मिल रहे हैं, ठीक है। एक अगर हम बात करते हैं कि आपकी दिनचर्या बेस्ट हो जाए, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम, कैंसर को मारने की सेल तो हमारे अंदर ही है, बताया था मैंने, टी लिम्फोसाइट कैंसर को मारती हैं, नेचुरल किलर सेल कैंसर को मारती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर के अगेंस्ट फाइट करना जानता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको एक्टिवेट करना है, इसको सुपर लेवल पे लेके जाना है, तो आपकी डाइट में इम्यूनिटी बूस्टर होने चाहिए, समझ रहे हो ना? यस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो सभी को ध्यान रखनी है, खाना बहुत लेट मत खाओ, जितना हो जल्दी खाना खाओ, ठीक है। और सुबह कम से कम 14 घंटे का गैप रखो जिसमें कुछ मत खाओ, ठीक है। जिसको आजकल लोग मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कहते हैं, इसको पतले होने के लिए बड़ा यूज करते हैं लोग इसको, ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग को, और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। पर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग कैंसर का भी एक बहुत जबरदस्त इलाज है, ठीक है। शाम को 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो, ठीक है, और अगले दिन कोशिश करो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करो। तो जब इतनी लंबा गैप होता है ना, तो धीरे धीरे मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये कैंसर को ढूंढ ढूंढ के मतलब उन सेल्स को जो आपके बॉडी के काम के नहीं है पकड़ के खा जाते हैं, क्योंकि खाना है ना इनको, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको आपको लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना, HIV एक समय इतना बुरी तरह से फैल रहा था, लोगों को लगता दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। पर अवेयरनेस, HIV के लिए क्या था? अवेयर, लोग अवेयर हुए, समझदार हुए, तो आज के डेट में HIV गायब हो गया एक तरीके से, बहुत कम केस हो गए, ठीक है, अवेयरनेस फैली ना। तो कैंसर के लिए भी अवेयर रहना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आप जो खा रहे हो वो कैसे खा रहे हो। कैंसर को कैंसर से लड़ने की ताकत आपकी बॉडी में नेचर ने इनबिल्ड दी है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है, हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, कभी भी जो आप समझो, एक फास्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है, कोशिश करना चाहिए। जिस दिन आप ऐसा कर रहे हो, मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, अभी जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप बोल सकते हो, आप तो एक बार सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि अभी मेहनत करनी है आपको, ठीक है। अभी आप यंग एज में हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बेटर हो जाए आपकी, समझे? कम से कम बाहर का गंदा खाना छोड़ दो आप, ठीक है, इतना ही कर लो तो अभी काम बन जाएगा। समझे या नहीं समझे?
अभी नहीं, अभी आप सिर्फ एकदम फोकस करो अपने नीट के एग्जाम के ऊपर। उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना, जो करना है आपको लाइफ में सेलेक्ट होने के बाद। ये अभी 5-6 महीने बचे हैं, इसको झोंक दो, इनको तो झोंक दो, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है सर, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल से कैसे अलग होती है, या वही नॉर्मल सेल में कैसे कन्वर्ट होती है। सर कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है भाई। नॉर्मल सेल ही तो कैंसर सेल बन रही है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर। तो अनकंट्रोल ग्रोथ क्या है? सेल साइकिल सभी पढ़ चुके होंगे शायद मेरी समझ से, यस या नो, हाथ उठाओ। सेल साइकिल बच्चे पढ़ चुके हैं क्या? यस, यस सर, डन। अब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आप पढ़ लेते हो ना तो कंसेप्ट आपके और अच्छे हो जाते हैं। जैसे तभी तो मैं कर रहा हूं कि आप पैरेलल जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर कर लोगे ना तो बायोटेक में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। नहीं तो बायोटेक में थोड़ी सी मुझे और मेहनत करना पड़ेगी, आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा, पर कोशिश करेंगे उसको जीरो से बेसिक से उठाएंगे, समझे। ट्यूमर सेल कैंसर सेल में डिफरेंस पूरा मैं क्लियर करूंगा। एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? कैंसर मतलब घातक, जब स्प्रेडिंग होती है तब कैंसर कहते हैं, जब तक एक जगह है तब तक उसको आप कह सकते हो ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब एक जगह है, वो सारा बंच एक जगह है ट्यूमर। समझाऊंगा डिटेल में, वापस आ जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बहुत बेसिक स्लाइड है मेरी, स्टार्टिंग में मैं कंसेप्ट के लिए जरूर ऐड करता हूं कि एक नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं एक नॉर्मल सेल की बात करूं, हमारी बॉडी में कभी आपने देखा है, जैसे मेरे बेटे का जब कान यहाँ से पूरा हट गया था तो कान का एक पार्ट उसका मिसिंग हो गया था, मतलब इतना तेजी से वो कहीं फंस गया तार में और खेल रहे थे ये लोग, ठीक है, तो कान का एक पार्ट यहाँ से हट गया उसका। समझना मेरी बात। तो वहां पर रीजनरेशन हुआ, और रीजनरेशन के होने पे बाद, जैसे मैं ईयर की बात करूं ना, ये ईयर, ऐसे ईयर था उसका, ये ऐसे, ये पार्ट थोड़ा मिसिंग हो गया, ये हट चला गया, ठीक है। अब ये पार्ट जो मिसिंग हुआ ना, तो अगर रीजनरेशन हुआ, अपने आप बॉडी ने अपने आप सेल यहां से बनने चालू हुए, उतने ही सेल बने जो उसकी एक्चुअल में एग्जैक्ट शेप देनी थी, ठीक है। यानी सेल की ग्रोथ जब हुई ना, तो उतनी हुई जितना गैप था, यानी एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने पर ग्रोथ रोक देती है, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। जैसे मानो, ठीक है, कोई ये एक नॉर्मल हमारा बॉडी का कोई टिश्यू है, अचानक से इसके अंदर कोई डैमेज हुआ, डैमेज हुआ, डैमेज होने पर ऐसे मान लो ये पूरा टिश्यू था, टिश्यू में कोई डैमेज हुआ, ठीक है, डैमेज हुआ तो ये पार्ट डैमेज हो गया, मान लो डैमेज हो गया, ये एक्सीडेंट हुआ, कुछ ये पार्ट टूट गया। अब समझना, यहां जो सेल होंगे ना, जो नए सेल होंगे, वो उतना ही ग्रोथ करेंगे जितने में ये चीजें फिलिंग हो जाएं, और दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने पर इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो जो हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती हैं, वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करती हैं, उतना ही ग्रोथ करती हैं जितने में उसकी शेप वापस मेंटेन हो जाए, यानी एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने पर ग्रोथ को रोक देती है। इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं बेटा, ठीक है, ये कांटेक्ट इनहिबिशन को शो करती हैं। कॉन्टैक्ट इनिबिशन, यानी इनिबिशन का मतलब है रुक जाना, कॉन्टैक्ट, एक सेल दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आएगी तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? उसकी रुक जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट इनिबिशन। समझ पा रहे हो मेरी बात, यस या नो? अरे बेटा कैंसर 50 तरीके का होता है, तुम कैंसर भाई कुछ तो मैं ही पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। और वो वैक्सीन जैसे किस टाइप के कैंसर पे काम कर रही है, कई चीजें खोजी गई हैं, वो कोई ब्लड कैंसर के लिए स्पेसिफिक है। बस अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, सिर्फ हवा बनाई जाती है, ठीक है। और एक्चुअल में क्या हो गया ना, एक आम इंसान सोशल मीडिया पर रिलाई करने लगा है, ठीक है, उसी को सच समझने में मिलता है। और सबसे ज्यादा झूठा अगर कोई है तो सोशल मीडिया है, मैं रियल बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा आपको अगर डाइवर्ट कर रहा है तो सोशल मीडिया कर रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बेवकूफ बना रहा है तो सोशल मीडिया बना रहा है, सीधी बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और क्या करें, लोग, आम आदमी रिलाई उसी पे करता है, ठीक है। जितने भी शॉर्ट्स, ये वीडियोस जो चल रहे हैं, सब सब क्या है ये, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। वापस आ जाओ। तो अगर मैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन की बात करता हूं, कॉन्टेक्ट इनिबिशन की बात करता हूं, तो नॉर्मल सेल होते हैं कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो करते हैं, कैंसर सेल कॉन्टेक्ट इनिबिशन शो नहीं करते, ठीक है। यहां पर कॉन्टेक्ट इनिबिशन एब्सेंट होगा, देखने को नहीं मिलेगा।
यहां पर नहीं होता, यानी ये सेल दैत्य हैं, ठीक है। ये बस एक बार ग्रो करना चालू कर देते हैं तो अनकंट्रोल, ठीक है, इन कंट्रोल। जैसे मैं दिखाता हूं, डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। मान लो एक पेट्री डिस्क है, इधर भी दिखा देंगे एक इसको बना करके। इसमें हमने कोई मीडिया डाल दिया जिस पर सेल अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। ये एक मीडिया डाल दिया, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, सेल की ग्रोथ अच्छी से हो जाती है इस मीडिया पर। समझना, मान लो ये आपकी नॉर्मल सेल थी, ये नॉर्मल सेल थी, ठीक है। इन सेल के बीच में मैंने एक और नॉर्मल सेल रख दी, कलर रास्ते दिखा रहा हूं उसको मैं, एक नॉर्मल। अब ये ग्रोथ करेगी, ये ग्रोथ कर रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये ग्रोथ कर रही है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। पर जैसे ही ये दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी, इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी। ये दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी, इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी। इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। समझना मेरी बात, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यानी ये सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, समझे? यानी ये क्या कर रही है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये आगे ग्रोथ नहीं होगी, आगे ग्रोथ नहीं होगी, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। पर अगर मैं सेम केस यहां देखूं, ठीक है, ये नॉर्मल सेल दिखाता हूं आपको, ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, समझना। कैंसर पे क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा समझना होगा। अब यहां दिखा रहा हूं मैं आपको एक दैत्य, मतलब एक अलग टाइप की कैंसर सेल, ठीक है। ये कैंसर सेल है, ये डाल दिया आप। अब ये ग्रोथ कर रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ग्रोथ कर रही है, रुक नहीं रही इसकी ग्रोथ, इसकी ग्रोथ रुक नहीं रही, ये ग्रोथ करती जा रही है, करती जा रही है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, ये अंदर एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, अंदर चली गई है, इनवेजिनेशन कहते हैं। ये इनको हटा रही है, अपनी जगह उनकी जगह ले रही है, दैत्य हैं ये, ठीक है। इनकी ग्रोथ रुकती ही नहीं है, समझ रहे ना मेरी बात? और ये नॉर्मल सेल को मारते जा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जगह खुद लेते जा रहे हैं, ठीक है, और अपनी ग्रोथ को अनकंट्रोल कर रहे हैं, एक दैत्य। जैसे आपने कभी धार्मिक कथाएं सुनी होंगी, उसमें रक्त बीज सुना होगा, रक्त बीज, ठीक है। रक्त बीज को एक वरदान मिला था, अगर तुझे कोई मारेगा और तेरा एक खून की एक बूंद भी गिर जाएगी ना, तो वहां से कई रक्त बीज पैदा हो जाएंगे तेरे, ठीक है, क्लोन कई पैदा हो जाएंगे। तो उसको मारना तो और खतरनाक था, उसको मारोगे तो और एक ही इतना खतरनाक है, तो कितने रक्त बीज पैदा हो गए तो दुनिया में क्या होगा, ठीक है। एक आपने, ठीक है, धार्मिक स्टोरी जो होती है उनमें सुना होगा, इस तरीके से उसको वरदान मिला था। तो बस कुछ ऐसे ही है ये कैंसर सेल, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती, और इसको बोलते हैं इनवेजिवनेस, एक सेल दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, इसको बोलते हैं इनवेजिनेस। समझना मेरी बात। इनवेजिवनेस, तो यहां पर इनवेजिवनेस देखने को मिल रही है, ठीक है, इनवेजिवनेस प्रेजेंट है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, पर इनवेजिवनेस दिख रही है, यहां पर इनवेजिवनेस एब्सेंट है। यहां देखने को नहीं मिलती क्योंकि नॉर्मल सेल एकदम तमीज से काम करती हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? यस या नो? यहां तक समझ में आया? ये नॉर्मल सेल है, ये कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल है, कैंसर सेल है। तो कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता पर इन्वेजिवनेस होती है, और नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है पर इन्वेजिवनेस नहीं होती है। देख बेटा, कैंसर ठीक हो जाता है, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कैंसर कौन सा कैंसर है, ठीक है, कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, लिम्फोमा है, ठीक है। कार्सिनोमा सबसे घातक कैंसर होता है, पहला, ठीक है। दूसरा, वो कैंसर एक्सटर्नल है, इंटरनल है, उस कैंसर की लोकेशन क्या है, ठीक है। अगर गट कैंसर है तो सर्जरी से निकालने की कोशिश की जाती है, अच्छा अगर कोई सर्जन है, ठीक है, वो
ध्यान रखे कि कैंसर बिल्कुल स्प्रेड ना कर पाए, और स्टेज कौन सी है, अर्ली स्टेज है, मिडिल स्टेज है, लास्ट स्टेज है, क्या वो एक ही जगह है, क्या स्प्रेड हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, अभी वो एक ही जगह ट्यूमर की फॉर्म में है, तो काफी हद तक रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, काफी हद तक। ठीक है, मतलब उसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, और अच्छा अगर सर्जन है कोई, ठीक है, और प्लस मतलब इनिशियल फेज है, मतलब अभी एक ही जगह है, स्प्रेड नहीं हुआ बॉडी के अंदर, तो ट्रीटमेंट है। ठीक है, और डिपेंड करता है किस पार्ट में, क्योंकि कैंसर भी बहुत टाइप के होते हैं। लंग कैंसर, अब लंग कैंसर हो गया, अब लंग्स थोड़ा रिप्लेस कर दोगे आप। ठीक है, तो ऐसे ही बॉडी की अलग अलग चीजें हैं, जो डिपेंड करता है किस किस तरीके की चीजें हैं। अब लंग कैंसर का केस हो, ठीक है, वहां पर आप रेडिएशन दोगे तो लंग्स खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा। इन्वेजिवनेस का मतलब है एक सेल का दूसरी सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, इनवेजिव हो जाना, इन्वेजिवनेस कहते हैं। ठीक है, समझे या नहीं समझे? चलो, तो दो चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब मैं बात करूंगा, अगर मैं कैंसर सेल की बात करता हूं, नॉर्मल सेल की बात करूं अगर मैं, तो नॉर्मल सेल की एक उम्र होती है, मतलब उनमें मोर्टेलिटी होती है, मतलब एक उम्र के बाद वो मर जाती हैं, ठीक है, खत्म हो जाती हैं। और उनके खत्म होने की भी एक प्रोसेस है, मतलब एक खुद ही सुसाइड करती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, समझना मेरी बात। जबकि कैंसर सेल दैत्य हैं, ये अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज कर लेते हैं कि इनकी नेचुरल मौत होती ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये दैत्य हैं, बस ग्रोथ करते रहते हैं, इनको न्यूट्रिशन मिलती रहा तो नॉर्मल सेल का न्यूट्रिशन भी निकाल लेते हैं, खुद ही यूज कर लेते हैं, और दैत्य की तरह ग्रोथ करते हैं। क्यों, ऐसा क्या है, अब समझना पड़ेगा जेनेटिक लेवल पर। कि अगर मैं बात करूं नॉर्मल सेल की, अरे यार सॉरी, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सेल की, जैसे मैं बात करूं, या मोर्टेलिटी होती है, इनकी एक पर्टिकुलर उम्र होती है, पर्टिकुलर डिविजन्स होती हैं, उसके बाद ये अपने आप मर जाती हैं। ये इमोर्टल होती हैं, अमर। इमोर्टल, ठीक है, अमर होती हैं। यहाँ मोर्टेलिटी होती नहीं है। मोर्टेलिटी एम ओ है, मोर्टेलिटी है। ठीक है, ये इमोर्टल है, अमर है। ठीक है, यहाँ मोर्टेलिटी एब्सेंट होती है। इमोर्टल है, अमर है ये तो। ठीक है, ऐसा क्यों, इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा। मान लो एक सेल है, अच्छा इसमें, चलो ये समझा देता हूँ, कोई नहीं। एक सेल है, हर सेल में क्रोमोसोम होते हैं, तो आप जानते हैं क्रोमोसोम, क्रोमैटिन है। ठीक है, और क्रोमैटिन के टर्मिनल एंड पर, क्रोमैटिन के टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, इनको टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो टर्मिनल एंड पर होते हैं, टीलोमर सीक्वेंस। मैं थोड़ा ऐसे दिखा दे रहा हूं। नॉर्मल सेल है, ये टीलोमर सीक्वेंस है। ठीक है, टीलोमर सीक्वेंस। टीलोमर सीक्वेंस क्रोमेटिन के टर्मिनल एंड पर होते हैं। ठीक है, इनका भी एक नंबर होता है, जो एक तरीके से मानो इनकी वो लाइफ स्पेन है। ठीक है, जैसे जैसे ये डिवाइड करते जाते हैं, टीलोमर सीक्वेंस कम होते जाते हैं, और जिस दिन टीलोमर सीक्वेंस सारे खत्म हो जाते हैं, मतलब इनका लाइफ स्पेन कार्ड खत्म, और फिर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये टीलोमर सीक्वेंस की वजह से इनकी जो सेल डिवीजन होती है ना, लगभग 50 एक नॉर्मल सेल 50 जनरेशन तक डिवाइड करती है। जो डिवीजन की अगर मैं बात करूं, डिवीजन,
50 जनरेशन तक एक सेल डिवाइड करती है, ठीक है। जब उसकी 50 जनरेशन कंप्लीट हो जाती हैं, तब ध्यान से देखना, इनके जो टीलोमर सीक्वेंस होंगे ना, उन वो गायब हो जाएंगे, होंगे नहीं टीलोमर सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ टीलोमर सीक्वेंस एब्सेंट है। आफ्टर 50 जनरेशन, आफ्टर 50 डिवीजन टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाते हैं। और जब टीलोमर सीक्वेंस पूरे गायब हो जाएंगे, मतलब अब इनका अंतिम समय आ गया, ठीक है, इनकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गई। फिर यहां इसके बाद क्या करते हैं, ये इसको बोलते हैं एपोप टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसको नोट करो पहले तो, ठीक है। हाँ, नोट करो। ठीक है, एक नॉर्मल सेल के बारे में बताया मैंने अभी, ठीक है। हर नॉर्मल सेल में मोर्टेलिटी होती है, मोर्टेलिटी होती है। यहां पर मोर्टेलिटी नहीं होती। हाँ, यहां पर मोर्टेलिटी नहीं होती, मतलब अमर होती हैं। मोर्टेलिटी क्यों होती है, मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी क्यों रखती है, क्योंकि इनके पास, ठीक है, टीलोमर सीक्वेंस होते हैं। और टीलोमर सीक्वेंस डिवीजन 50 जनरेशन के बाद गायब हो जाते हैं, ठीक है। ईच जनरेशन में रिड्यूस होते हैं, और जब पूरे खत्म हो जाते हैं तब स्टार्ट करती है ये एपोप्टोसिस। इट इज अ, ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब यहां सेल धीरे धीरे सुसाइड करती है, मतलब अपने अंदर लाइसोसोम्स का नंबर बढ़ा लेती है, और वो लाइसोसोम सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, दो तरीके के सेल डैमेज होते हैं बॉडी के अंदर। एक नेचुरली सेल डैमेज होते हैं, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, बॉटनी में। और एक, जैसे डैमेज हो जाने की वजह से कोई टकरा गया, कोई टूट गया तो सेल डैमेज हो रही है, इसको नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस टॉक्सिक मैकेनिज्म है, एपोप्टोसिस कोई टॉक्सिक नहीं होती। प्रोग्राम का मतलब है जो डिसाइडेड है, जिसमें मतलब पहले से ही नहीं प्रोग्राम बना रखा है आपने, कहते ना ये प्रोग्राम्ड है, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से ये एंजीम एक्टिवेट होंगे। एक नॉर्मल सेल कब कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है बताऊंगा पूरा अच्छी तरीके से, पर ये तो समझो ना, मैं तुम आगे भागते हो। कैंसर का टॉपिक खत्म करते करते मैं एनसीईआरटी पूरी कवर करा दूंगा, और सारे तुम्हारे डाउट, जो तुम्हारे लेवल के डाउट हैं वो यहाँ क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तुम्हारे लेवल के हैं, तुम्हारे जो आगे का लेवल होगा वो ड्यूरिंग एमबीबीएस होगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करो, ठीक है। बेटा इंस्टाग्राम पर मैंने शायद नहीं ध्यान दिया होगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा सोशल मीडिया से बचता हूँ, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ यार, ठीक है। हाँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ढूंढता रहूँ चीजें। हाँ, क्योंकि चीजें हैं कुछ इसलिए। अब तू कैंसर वैक्सीन का रसिया का अपडेट तू क्लास में लेगा मुझसे, अलग से बता दूंगा, टेंशन क्यों कर रहा है। अच्छा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में एक बार बता रहा हूं, समझो, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब है एक्सीडेंट की वजह से या किसी चोट की वजह से सेल डैमेज हो रही है, ठीक है। तो वो सेल टॉक्सिक यानी पस में कन्वर्ट होगी, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, वो सड़ेगी वो सेल, एक तरीका वो है। तो उससे बॉडी को नुकसान होता है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। और एक है सेल की उम्र पूरी हो रही है, जब सेल की उम्र पूरी होती है, जो लाइफ स्पेन है, तो वो अपने को खुद को इस तरीके से गायब कर देती है कि उसकी एक गंदगी जरा भी नहीं बचती है, यानी अपने अंदर लाइसोसोम का अमाउंट बढ़ा लेती है, और लाइसोसोम्स पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि कोई गंदगी बचती नहीं है, तो बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक मेटेरियल एक्यूमुलेट ही नहीं होता। इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस एक नॉर्मल डेथ है, गिरने से, समझा मेरी बात, ठीक है, समझ गए होगे। जो बिना उम्र कंप्लीट हुए ही जिसकी डेथ हो रही है वो नेक्रोसिस है, ठीक है। वो हाईली टॉक्सिक होती है, वो बॉडी को नुकसान करती है, ठीक है। चलो।
यहां तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, तुम डाल दो, तुम बस मुझे बता दिया करो। तुमने वहां पर इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पर कोई चीज भेजी है तो मैं कोशिश करता हूँ चीजें देखता रहूँ, तुम्हारे डाउट्स जहां जहां मिले हैं उनको सॉल्व करता रहूँ, ठीक है? मैं देख लिया करूंगा, मतलब मैं रूटीन में नहीं देख पाता उसको, ठीक है? तो अब तरीके तो यही है, ठीक है? चलो वापस आ जाओ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अब तुम कहोगे सर कैंसर सेल के पास ये मैकेनिज्म क्यों नहीं होती? क्योंकि कैंसर सेल एक ऐसे दैत्य हैं, वो जानते हैं, ठीक है, अगर, ठीक है, उनके टीलोमर सीक्वेंस गायब हो गए ना तो वो भी मर जाएंगे, फिर तो कैंसर की दिक्कत ही नहीं है। तो वो अपने अंदर एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एक एंजाइम को बना लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं टीलोमरेज। तो टीलोमरेज एंजाइम जो होता है ना कैंसर सेल के अंदर, इन टीलोमर सीक्वेंस को कमी नहीं होने देता कभी। जैसे टीलोमर सीक्वेंस कम होगा फिर बना देगा, फिर कम होगा फिर बना देगा, फिर कम होगा फिर बना देगा, यानी इन सेल को उसने अमर कर लिया। सर टीलोमरेज आया कहां से कैंसर सेल के पास? एक्चुअल में मैंने बताया ना, ब्रह्मांड में चीजें बनती हैं तो भाई दैत्य बनते हैं, तो सिंपल सी बात है, दैत्य बनाएंगे तो मतलब देवता भी बनाए जाएंगे, सिंपल सी बात है, और देवता बनाए जाएंगे तो काउंटर के अंदर दैत्य भी बनाए जाएंगे, तभी चीजें बैलेंस होंगी ना। भाई पार्लियामेंट में अगर सरकार है तो काउंटर में लोग होने चाहिए, नहीं तो सरकार अनकंट्रोल हो जाएगी भाई, ठीक है? काउंटर में जो भी अपोजिट पार्टी होगी उसका भी बहुमत होना चाहिए सही से, तब जाके चीजें बैलेंस होती हैं। एक तरफा हो गया ना तो हम बैलेंस हो जाएगा। तो नेचर में कंसेप्ट है, ठीक है, अच्छा है तो बुरा है, ठीक है, देवता हैं तो दैत्य हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है? समझे? तो एक्चुअल में बॉडी के अंदर टीलोमरेज एंजाइम को बनाने वाला जीन होता है, ठीक है, नेचर ने बना रखा है हमारे अंदर, पर नेचर ने उसको एक्टिवेट नहीं किया। नेचर जानती है अगर मैंने जीन को एक्टिवेट कर दिया तो इंसान अमर हो जाएगा ना भाई, सेल ही अमर हो जाएंगी, तो इंसान अमर हो गया, कभी डेथ ही नहीं होगी किसी चीज की, तो ये तो पूरी नेचर बिगड़ जाएगी। समझ में आया? पर इन कैंसर सेल ने उस एंजाइम को एक्टिवेट कर लिया, ठीक है? जैसे आपने मूवीज देखी होंगी कि भाई फलानी पर्वत पर उस जगह अमृत रखा हुआ है, ठीक है, अमृत बनाया है, ठीक है, पर बहुत सिक्योरिटी के साथ, पर कोई दैत्य कोई ऐसा उस अमृत को हासिल कर ले अगर, ठीक है, तो वो अमर हो जाएगा, ठीक है, जो प्रकृति के खिलाफ है। तो बस नेचर ने खेल खेला है, हमारे अंदर भी टीलोमरेज एंजाइम को बनाने वाला जीन है, पर वो एंजाइम नॉर्मल सेल के अंदर इनएक्टिव होता है कि नेचर चाहती है कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारी भी डेथ भी होगी, एक साइकिल चलती रहेगी, ठीक है? पर ये दैत्य उस जीन को हासिल कर लेते हैं, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, और बस फिर ये बॉडी इस तरीके से राज करते हैं कि नॉर्मल सेल को मारते जाते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ाते जाते हैं। इट इज अ मतलब बहुत डेंजरस कंडीशन है, ठीक है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर टीलोमरेज जो एंजाइम होता है ना इनएक्टिव होता है, ठीक है, इसके केस में क्या होगा? पर कैंसर सेल के अंदर टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होता है, समझना, अगर मैं कैंसर सेल की बात कर रहा हूं। और ये टीलोमर सीक्वेंस को मेंटेन करेगा। ये टीलोमर सीक्वेंस को मेंटेन करेगा, और टीलोमर सीक्वेंस अगर मेंटेन रहेंगे तो हो गए ना ये इमोर्टल, कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि टीलोमर सीक्वेंस रिड्यूस होने पर ही एपोप्टोसिस होती है, ठीक है? यहां पर मेंटेन रहेगा, ये डिफरेंस है एक्चुअल में, इसलिए इनकी सेल डिवीजन इन्फिनिटी तक रन करती है, ठीक है, अनकंट्रोल डिवीजन होती है इनके अंदर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर ऐसे एंजाइम बना लें तो टीलोमर मरेज, नहीं नहीं बेटा देखो, अब यही तो है, अब ये एंजाइम हमारे अंदर जरूरत नहीं है इस एंजाइम की नॉर्मल सेल के अंदर,
पर कैंसर ने जिसकी जरूरत नहीं है उसी को एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो ये इनका मतलब ड्रॉबैक है, समझ लो। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले तो। डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस होता है? अब मैं बात करूंगा, थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर, एक मतलब एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट कैसे होती है? अब समझना, जैसे कैंसर का मतलब है, ऐसे एक गाड़ी है, बढ़िया चल रही है, उसमें स्टीयरिंग ठीक है, ब्रेक ठीक है, तो सही चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं दिक्कत आएगी फिर वो ब्रेक लगाएगी, फिर दिक्कत आएगी फिर ब्रेक लगाएगी। समझना मेरी बात? तो ब्रेक लगाने से क्या होता है? एक्सीडेंट नहीं होता, सिंपल सी बात है। आपके पेरेंट्स ये तो काम करते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हो, उनको लगता है बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो डांट देते हैं, और डांटते हैं ऐसा नहीं करना तुझे, ये करना है तेरे अच्छा, ये तेरे लिए बुरा है। तो वो क्या है, आपके लिए ब्रेकर का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, आपकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, जिसको आप बुरा मान लेते हो कभी कभी, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए। ठीक है, एक्चुअल में कई लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स की वैल्यू को समझते ही नहीं है, ठीक है, हाँ, तो इस चीज को और प्रमोट करते हैं वो लोग। जबकि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ये चीज आप अभी नहीं समझोगे, ये तब समझोगे एक्चुअल में जब आप पेरेंट्स बन जाओगे। तो आप तो पेरेंट्स के लिए कुछ भी बोलते रहोगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। वो समझेंगे तब समझेंगे एक्चुअल में जब वो पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, उससे पहले उनको समझ में आए ही नहीं, कोई समझा ही नहीं सकता। ठीक है, लोग तो भाई वाईटी पर क्या चल रहा है ठीक है, आप कुछ भी बच्चों को समझा रहे हो उल्टा सीधा, मतलब रियल में बताऊं, लोग सोचते हैं कि मेरे व्यू कैसे बढ़ेंगे। अच्छा, बच्चा चाहता क्या है? अच्छा, बच्चा ये चाहता है, लाओ बच्चे को वही चीज दो, ठीक है, तो मेरे व्यू बढ़ेंगे। ठीक है, वो अपने व्यू के चक्कर में जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, एक्चुअल में आपके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, रियलिटी है ये। ठीक है, चलो खैर, बहुत भरे पड़े हैं लोग, ऐसे ही लोग हैं जो भरे पड़े हैं, और दिखाएंगे ऐसे कि वो कितने बड़े मतलब आपके हितैषी हैं, ठीक है, पर रियलिटी में मतलब उल्टा है, जो दिखता है वो होता नहीं है, रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा समझना पेरेंट्स, ठीक है, अगर बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इस चीज को समझोगे जब तुम पेरेंट्स बनोगे, उससे पहले नहीं समझोगे। ठीक है, तो बात कर रहा था मैं कैंसर की। तो बॉडी के अंदर तुमने सेल साइकिल पढ़ी होगी, सेल साइकिल में चेक पॉइंट होते हैं, और चेक पॉइंट का एक स्टेज होगी चेक पॉइंट, दूसरी स्टेज होगी चेक पॉइंट, तीसरी चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो सेल वापस चली जाएगी, या सेल डिवीजन नहीं करने देगी, वो एक्चुअल में आपको बचाती है, कहीं सेल में कैंसर ना हो जाए, समझ रहे हो? तो एक्चुअल में जितने भी ब्रेकर्स हैं वो एक तरीके से कैंसर होने से प्रोटेक्ट करते हैं। आप समझना मेरी बात? जैसे मान लो एक सेल है, मैं कैंसर अच्छे से पढ़ाऊंगा, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से, क्योंकि कोई इसमें मुझे वो नहीं करना। ठीक है, ये एक सेल है, सेल के ऊपर सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो सेल सिग्नलिंग भेजते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर हर सेल के पास होते हैं। ठीक है, अभी सेल डिवीजन नहीं करेगी, सेल जब डिवीजन करेगी तो सेल सिग्नलिंग फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके के। सिग्नलिंग फैक्टर्स, ये सेल सिग्नलिंग फैक्टर, जब भी किसी सेल को डिवीजन कराना होता है तब फैक्टर रिलीज होते हैं, और ये फैक्टर इन सेल से कहते हैं कि भाई तुम्हारा समय आ गया, डिवाइड करो, ये बाइंड करके रिसेप्टर से। तब सेल को पता चलता अच्छा मुझे डिवीजन करनी है। ठीक है, अब सेल जब डिवीजन करनी होगी सेल को, सेल क्या करेगी? अपने साइज को बढ़ाएगी। अब क्या होगा? इंक्रीज सेल साइज। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किसी किताबों में ही लिखी हुई, किसी किताबों का नहीं है, ये पूरा फ्लो डायग्राम बना करके मैंने पूरे कंसेप्ट जोड़ करके इसको तैयार किया था। ठीक है, कॉपी करने वाले लोग तो कॉपी कर रहे हैं, खैर कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, पर उन्हें एक्चुअल में समझ में आ रहा, सेल सिग्नलिंग फैक्टर से बाइंड करेंगे तब जाकर के सेल अपने साइज को बढ़ाना चालू करेगी, ये सेल का साइज बढ़ा। और आप जानते हो सेल तभी डिवाइड करती है जब सेल का साइज बढ़ता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, जैसे न्यूक्लियस पूरे साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है, जब साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया और न्यूक्लियस का कंट्रोल खत्म हो गया, तब न्यूक्लियस कहता है बहुत हो गया भाई, अब तो डिवीजन करने पड़ेगी। समझ रहे हो? ये सीमा इतनी बड़ी हो चुकी है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, और वहां के लिए आपको अलग लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। तो अब सेल क्या काम करेगी? यहां से क्या होगा? सेल डिवीजन स्टार्ट होगी, इंक्रीज साइज। जब साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के बाद अब सेल क्या करेगी? डिवीजन स्टार्ट करेगी, सेल डिवीजन।
और सेल एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये तरीका होता है सेल डिवीजन का। यानी जब सेल डिवाइड करती है ना, तब यहां बहुत सारी चीजें होती हैं सेल को जो इसकी डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, कि ऐसा ना हो कि एक सेल से दो ना बन जाए, अनकंट्रोल ग्रोथ ना हो जाए। तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, समझना। यानी यानी एक तरीके से ये पूरी यहां से यहां तक सफर है। इस सफर के अंदर ब्रेकर है, ब्रेक है, इस सफर में स्टेयरिंग है, इस सफर में क्लिच है, इस सफर में एक्सीलेटर है। ये सब चीजें सही से काम करेंगी तब जाकर के आप सही जगह पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे सफर में कौन कौन है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझना होगा। एक तो थे प्रोटोऑन्कोजीन, एक होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, और एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर को सप्रेस करके रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए। ठीक है, एक तो होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब समझना प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होते हैं भाई। ऑन्कोजीन का मतलब है कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन, और प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब है, ठीक है, ऐसे जीन, भाई नॉर्मल जीन है, ये सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले नॉर्मल जीन है। जिस सेल की ग्रोथ, सेल का मेटाबॉलिज्म, समझना मेरी बात, सेल के साइज, सेल का डिवीजन, समझना मेरी बात, सबको कंट्रोल करने वाले जीन है। कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो सेल की डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। जैसे मानो आपकी गाड़ी के ब्रेकर ब्रेकर ठीक है, आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग, समझ रहे हो, आपकी गाड़ी का एक्सीलेटर, प्रोटो ऑन्कोजीन है। जो काम क्या करता है, आपको सही जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, समझना मेरी बात। गाड़ी के अंदर सीटें भी हैं, गाड़ी में डिग्गी भी है, गाड़ी में छत भी है, गाड़ी में पंखे भी लगे हैं, गाड़ी में लाइटें भी लगी हैं, पर ये अहम भूमिका नहीं निभाते। ठीक है, अहम भूमिका जो गाड़ी की किस चीज को कंट्रोल कर रही है वो क्या है, स्टेयरिंग है, ब्रेक है, क्लिच है, एक्सीलेटर है। तो एक्चुअल में गाड़ी के वो पार्ट जो गाड़ी की एक्चुअल में डायरेक्शन को, उसकी स्पीड को, उसके कंट्रोल को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे अहम है, उनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, स्टीयरिंग टूट जाए चलती गाड़ी में, ब्रेकर फेल हो जाए, एक्सीलेटर दवा का दवा रह जाए, समझ रहे हो, तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ऐसे जीन जो एक्चुअल में सेल डिवीजन के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जीन है, ये सेल की ग्रोथ के लिए बहुत मतलब जीन होते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ग्रोथ रेगुलेशन फैक्टर, यस, सेल सिग्नलिंग फैक्टर निकल रहे हैं, वो भी इन्हीं से बनते हैं। मेटाबॉलिज्म सबको यही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, प्रोटोन का जीन क्या बनाते हैं, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, सेल सिग्नलिंग फैक्टर, ठीक है, प्रोटोन का जीन और क्या बनाते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ फैक्टर, मेटाबॉलिज्म, कंट्रोलिंग फैक्टर, ये सब फैक्टर कौन बनाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन बनाते हैं, समझे। हाँ, सब कौन बनाता है, हाँ, ग्रोथ रेगुलेशन फैक्टर भी ये बनाएंगे। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेशन फैक्टर लिख देता हूं मैं। मतलब ये वो जीन है जो सेल की ग्रोथ, सेल के डिवीजन, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इनको प्रोटोऑन्को जीन बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन आपने सेल साइकिल में पढ़ा होगा, P53 जीन याद आया, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, P53 जीन पढ़ा, रेटिनोब्लास्टोमा जीन पढ़ा,
ये सब क्या होते हैं बेटा? ट्यूमर सप्रेसर जीन। हाँ, जीवन चेक पॉइंट होता है बेटा P53 जीन। सेल साइकिल चेक पॉइंट बोलते हैं इनको। मैं लिख दे रहा हूं। सेल साइकिल चेक पॉइंट, जो सेल साइकिल में फेज होती है ना, G1 S G2 M, ये फेज होती है ना भाई। सेल जीवन फेज से एंटर करती है, यहां चलती है। अब सेल एस फेज में तब जाएगी, यहां पर चेक पॉइंट होगा। ठीक है, यस चेक पॉइंट होगा, ये चेक करेगा सब कुछ ठीक है तो मैं आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। गैप फेज फर्स्ट, यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन होना होता है। फिर यहां पर अगेन चेक पॉइंट होता है। ऐसे ही चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं ठीक ठाक है तो हम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम इसको यहीं रोक देंगे। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होने देंगे। तो चेक पॉइंट का मतलब है ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, एक तरीके से सेल की अनकंट्रोल ग्रोथ को होने से रोकते हैं। ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, समझ रहे हो? सेल साइकिल चेक पॉइंट। ये बहुत एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपने पढ़ा भी होगा। P53 जीन, ये बेहतरीन सेल साइकिल चेक पॉइंट है, जीवन चेक पॉइंट है एक तरीके से। जीवन चेक पॉइंट बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। ये डिसाइड करता है अगर जीवन फेज ठीक ठाक गुजरी है तो सेल को एंटर कराएगा एस फेज में, नहीं तो सेल को एस फेज में एंटर ही नहीं होने देगा। ठीक है, ब्लॉक कर देगा ये वहीं पर ही। ठीक है, P53 जीन याद आया? हाँ, P53 जीन बेटा। ठीक है, हाँ, अगर सेल प्रॉपर डिवीजन नहीं कर रही है तो ये इंड्यूस करता है सेल। ठीक है, सेल को किस में कन्वर्ट करा देगा? सेल से कहेगा भाई तुम एपोप्टोसिस में कन्वर्ट कर देगा, यानी सेल की एपोप्टोसिस करा देगा अगर सेल जीवन फेज जरा भी गड़बड़ है तो। ये चेक पॉइंट बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ठीक है, यानी ये अगर मैं इनकी बात करूं कि प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये सेल डिवीजन के लिए बहुत असेंशियल है। P53, अरे सेल साइकिल में चेक पॉइंट पढ़े होंगे ना, उसमें ये दो ही तो चेक पॉइंट पढ़ाते हैं हम, P53 और एडिनोब्लास्टोमा। ठीक है, दो ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो P53 जीवन चेक पॉइंट होता है जीवन फेज के अंदर, तभी सेल आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म है, पर मैकेनिज्म की जरूरत मैं यहाँ नहीं, वो सेल साइकिल में आती है, यहाँ जरूरत नहीं होती। यहाँ तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, P53 जीवन चेक पॉइंट। अगर सेल जीवन गड़बड़ है तो सेल को एस फेज में एंट्री नहीं मिलती। ये P53 प्रोटीन, ये जीन प्रोटीन बनाता है, ये सेल को एपोप्टोसिस करा देता है। आप जानते हो सेल अगली फेज में तभी जाएगी जब साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तभी तो सेल नेक्स्ट फेज में एंटर करेगी। और साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक दूसरे से अलग ही ना हो, उनको चिपका दिया जाए, बांध दिया जाए, वो कौन काम करेगा? P53। तो सेल इस फेज में एंटर ही नहीं करेगी। और अगर बंध गए, अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो सेल का तुरंत आगे जाकर के एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगा। ये मैकेनिज्म हमें प्रोटेक्ट करती है, समझ रहे हो, इन नॉर्मल सेल को अनकंट्रोल ग्रोथ में कन्वर्ट होने से। यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? मोहम्मद काफी, आपके पास क्या डिग्री है? मेरी डिग्री से क्या मतलब है तुझे? ठीक है, जब डॉक्टर लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरेट की होगी मैंने, तभी तो होगा। समझ रहे हो? चलो, नहीं एक ही याद रखो P53, क्योंकि एम्स में क्वेश्चन P53 पर आया, BHU में P53 पर आया है। तुम पुराने एग्जाम देखोगे उसमें P53 पर क्वेश्चन आया। रेटिनोब्लास्टोमा मैं अभी नहीं कराता वो, ठीक है, वो तो तुम एमबीबीएस से पढ़ना। रेटिनोब्लास्टोमा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P53 याद रखना। आगे चलो, अब समझ में आया कि भाई कैंसर होता क्यों है। अगर इन जीन के अंदर और इन जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए, मैं समझाना चाह रहा था क्या, ये अब समझना, ये और ये बहुत अहम जीन होते हैं।
इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए, इनमें अगर म्यूटेशन हो जाए, अब म्यूटेशन पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, म्यूटेशन जो डिब्बाबंद फूड खाते हो उनसे भी हो सकती है, किसी कोई बहुत सारी चीजें हैं, जेनेटिकल भी होती है। जेनेटिकल का मतलब है अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर रहा है तो आगे आप उसके ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो म्यूटेशन इसमें हो जाए अगर, तो हो जाता है कैंसर। समझ में आया कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है? एक बेसिक सा मैंने कंसेप्ट दिया है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ इतना समझाया मैंने आपको, अभी एनसीईआरटी नहीं, अभी जनरल मैं, क्योंकि एनसीईआरटी तभी समझा पाऊंगा मैं आपको जब आप बेसिक समझोगे कि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है, एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कब कन्वर्ट होती है। हाँ, पर एनसीईआरटी में दे रखा है प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब है जो एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, ठीक है, एक नॉर्मल सेल को कैंसर में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं। और जब कैंसर में कन्वर्ट हो गई तब उन जीन को हम ऑन्कोजीन बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं बोलते, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? नोट कर लिया? नोट किया या नहीं किया? एमडी बेटा पीजी होता है, उससे भी ऊपर होता है डॉक्टरेट। देखो तुम अपने गुरु के पास जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा गुरु क्या है, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या तुम्हें पढ़ाएगा, उसके पढ़ाने का पैटर्न क्या है। भाई भाई आप तभी तो किसी गुरु बनाओगे, जैसे मैं किसी को गुरु बनाऊंगा तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होगा कि ठीक है यार ये मेरे लायक है या नहीं, ठीक है, या मैं उसके लायक हूं या नहीं, ठीक है। जब दोनों चीजें मैच कर जाती हैं तभी गुरु और शिष्य की जो बॉन्डिंग होती है ना, जबरदस्त होती है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? मैं नाराज होता नहीं हूँ बेटा आसानी से, पर होता हूं तो फिर मैं सही नहीं होता, फिर मैं सामने होता तो पिट भी जाते। पर कोई गलती करोगे तो ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा ना कोई गलती होती है। आगे चलो, आगे चल रहा हूं। म्यूटेशन जर्म सेल और सोमेटिक सेल दोनों में हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अभी नहीं, अभी तुम्हें और बेसिक चीजें बताऊंगा जबरदस्त वाली। अब आ जाओ। अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है समझने की कोशिश करना। एनसीईआरटी कह रही है कि एक नॉर्मल सेल है, उस नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्सिनोजन होते हैं। समझना मेरी बात, जैसे समझो एक तरीके से, कार्सिनोजेनिक का मतलब ऐसे समझो, कार्सिनोजन का मतलब है वो केमिकल जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जो एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो कार्सिनोजन है, ऐसे याद रखो, ठीक है। कहते हैं ना ये बहुत कार्सिनोजेनिक है, कहते हैं कि प्लास्टिक कार्बनिक होती है पीवीसी, ठीक है। सुना होगा कि माइक्रोवेव में अगर आप प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हो तो जब की जो किरणें पड़ती हैं तो उससे वो पीवीसी के जो पार्टिकल्स होते हैं फूड में चले जाते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होती है, यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो इस तरह कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कई हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, वायरस। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस फिजिकल हो सकते हैं, रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, यस, अल्ट्रावायलेट रेस कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग, जो एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। केमिकल हो सकते हैं, यस, तुम जो टोबैको कोई खाता हो अगर, ठीक है, तंबाकू, ठीक है, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी, ये सब क्या है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। तो समझना, एक नॉर्मल सेल की अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, इस नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा?
ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया कैंसर, कैंसर में कन्वर्जन कैसे होगा समझना। एक नॉर्मल सेल है, इसके लिए कार्सिनोजन, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को हम कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल कार्सिनोजन भी होते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब है एक ऐसा वायरस जो अपने डीएनए को प्रोटोऑन्कोजीन के बीच में डाल देता है, तो प्रोटोऑन्कोजीन टूट गया, मतलब खराब हो गया, तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बताया था मैंने आपको, कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिकल कार्सिनोजन होते हैं, ठीक है। फिजिकल कार्सिनोजन भी होते हैं, ये लिख देता हूं मैं। यानी अगर फिजिकल कार्सिनोजन में एक्स रेज, गामा रेज, समझना मेरी बात, अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे एक्सपोज कराओगे नॉर्मल सेल को तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई वायरस इसको अगर टैक मतलब infect कर दे, गड़बड़ कर दे, तो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तंबाकू, गुटखा, जो भी केमिकल्स होते हैं जो, ठीक है, वो भी एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक मिनट, इसको नोट करो फटाफट। हाँ ठीक है, एक अर्जेंट कॉल था, ठीक है। तो बात कर रहा था मैं, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन, ठीक है। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो एक नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, ठीक है, वो कार्सिनोजन है। समझ में आ गया। अब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है कैंसर बन गया। आवाज आ रही है सही? आवाज आ रही है क्या? हाँ, ह्यूमन पैप वो तो बताऊंगा अभी मैं डिटेल में। जैसे मानो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है समझो। जैसे मानो ये एक नॉर्मल सेल थी,
उसका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी ये सेल नॉर्मल थी, पर जैसे ही इन कार्सिनोजन का स्टिमुलेशन मिला, अब इनमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई, अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई, अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई, और बन गया ट्यूमर, क्योंकि अभी एक ही जगह है, कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूलेटेड है और एक ही जगह है, तो क्या बन जाएगा? ट्यूमर। इसको बोलते हैं ट्यूमर। कैप्सूलेटेड है, कैप्सूल के अंदर है, कैप्सूलेटेड है, बिल्कुल कैप्सूल के अंदर है। समझ में आया? हाँ बेटा, कैप्सूलेटेड होता है, इसको बिनाइन ट्यूमर कह सकते हो, नियोप्लाज्म, बिल्कुल कैप्सूलेटेड है। लिख देता हूं, इट इज अ कैप्सूलेटेड नियोप्लाज्म, कैप्सुलेटेड नियोप्लाज्म। और एक सिंगल सेल को क्या बोलेंगे? नियोप्लास्टिक सेल। एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं मैं, नियोप्लास्टिक सेल। जो सिंगल सेल है नियोप्लास्टिक सेल, और जो कैप्सूल बन गया उसको नियोप्लाज्म, कैप्सुलेटेड नियोप्लाज्म बोलोगे। इसको नोट करो पहले, कैप्सुलेटेड नियोप्लाज्म नोट करो। बिनाइन का मतलब होता है जो घातक नहीं है वो बिनाइन है, अभी एक ही जगह है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कैंसर का ट्रीटमेंट बड़ा आसान होता है जो एक ही जगह होते हैं, जब फैल जाते हैं तब मैलिग्नेंसी आती है। इसको नोट कर लो, ठीक है। नियोप्लास्टिक सेल सिंगल सेल को बोलते हैं, कैप्सुलेटेड नियोप्लाज्म ग्रुप को बोलते हैं, इसको बिनाइन ट्यूमर बोलोगे, जो एक जगह है तब तक ट्यूमर है, एक जगह तब तक ट्यूमर है। समझ रहे हो ना? हाँ। जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, हाँ, नोट करो। अब जो नियोप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, ये नियोप्लास्टिक सेल्स ये रिलीज करते हैं, अब लिखते जाना आगे, रिलीज एंजियोप्लास्टी, सुना है आपने? एंजियोप्लास्टी, एंजियोजेनेसिस। एंजियो टर्म किसके लगाते हैं? ब्लड वेसल्स के लिए लगाते हैं, एंजियो टर्म ब्लड वेसल के लिए लगाते हैं, ठीक है। अरे इसमें क्या है भाई, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ, कैंसर में कन्वर्जन हो जाएगा, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज करा दो, कोई म्यूटेशन हो जाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। केमिकल कार्सिनोजन होते हैं, ठीक है, तंबाकू, गुटखा, ठीक है, उनकी वजह से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें एक नॉर्मल सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करके एक ट्यूमर बना लेती है, एक कैप्सूलेट, कैप्सूल का मतलब है अभी कवरिंग के अंदर है, ट्यूमर है कवरिंग के अंदर है, इसको बिनाइन ट्यूमर बोलोगे। बिनाइन का मतलब होता है अभी घातक नहीं है, दयालु है, मतलब एक जगह है, ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हो? इसमें जो पूरा बंच है सेल का, इस बंच को बिनाइन, इस बंच को हम नियोप्लाज्म बोलते हैं, एनसीईआरटी में रखा है, नियोप्लाज्म बोलते हैं। और सिंगल सेल को आप क्या बोलोगे? नियोप्लास्टिक सेल बोलोगे। यही नियोप्लास्टिक सेल या नियोप्लाज्म रिलीज करता है, क्या करता है? रिलीज एंजियोजेनेसिस फैक्टर। समझना, ये कैंसर सेल, ये दैत्य कितने खतरनाक है, समझना इनके बारे में। ये पहले क्या काम करते हैं?
भाई टीलोमरेज एंजाइम को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि इनकी मौत कभी ना हो, अनकंट्रोल ग्रोथ कर पाए। दूसरा भाई, जब इनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इनको खाना पीना भी चाहिए, इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए। भाई अब इंसान उतना ही खाएगा ना जितना शरीर को जरूरत होती है, ठीक है, जो नॉर्मल सेल को जरूरत होती है। अब क्या करेंगे, नॉर्मल सेल की सप्लाई कट करेंगे, समझना मेरी बात। तो ये क्या रिलीज करेंगे, एंजियोजेनेसिस फैक्टर। तो कभी कई मेडिसिन ऐसी आ रही हैं जो इन एंजियोजेनेसिस फैक्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे कैंसर सेल को न्यूट्रिशन ना मिले, ठीक है। तो ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्या काम करते हैं, ये इनके आसपास एंजियोजेनेसिस करा देंगे, यानी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना देंगे। ये ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बन जाएगा इनके चारों तरफ, डेंस नेटवर्क बन जाएगा ब्लड वेसल्स का, समझना मेरी बात। ब्लड वेसल्स का डेंस नेटवर्क बन जाएगा। ब्लड वेसल्स का डेंस नेटवर्क बन जाएगा यहां पर। इससे क्या फायदा होगा, इससे इनको क्या फायदा होगा, इससे क्या होगा, जो ब्लड, भाई ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगे तो ज्यादा ब्लड का फ्लो उधर बढ़ जाएगा। जो ब्लड पड़ोसी की नॉर्मल सेल को मिलना था न्यूट्रिशन, वो ये खा जाएंगे सारा न्यूट्रिशन, समझना मेरी बात। ये कैसे दैत्य हैं, एक तो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने क्या कर लिया, साथ में इन्होंने क्या काम कर लिया, ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर को रिलीज करके ब्लड वेसल्स का नंबर बढ़ा लिया, ठीक है। इंक्रीज ब्लड वेसल्स नंबर अराउंड ट्यूमर, इंक्रीज ब्लड वेसल्स नंबर अराउंड ट्यूमर। ट्यूमर के अराउंड ब्लड वेसल्स नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो मतलब इंक्रीज, इससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टूवर्ड्स कैंसर सेल्स, यानी कैंसर सेल की तरफ, ठीक है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ जाएगी, और नॉर्मल सेल भूखमरी की वजह से मरना चालू हो जाएंगे। कैंसर केस में देखा होगा, कैंसर बढ़ता जाता है और इंसान नॉर्मल तरीके से वीक होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके नॉर्मल सेल मर रहे हैं और कैंसर दैत्य की तरह ग्रो कर रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सिंपल सी बात है, नियोप्लास्टिक सेल, ठीक है, एंजियोजेनेसिस फैक्टर रिलीज करते हैं। आज के दिन में नई मेडिसिन बनी है इनको रोकने के लिए, ठीक है, इनको रोकने के लिए, सिर्फ कैंसर को तेजी से फैल रहा है उसको रोकने के लिए, मारने के लिए नहीं है कुछ भी, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स के नंबर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चीज हो जाएगी। मतलब कई, जैसे जब मेरे मदर का इलाज चल रहा था तो एक मेडिसिन थी जो 1.25 लाख रुपए की आती थी शायद, एक हफ्ते की, ठीक है, कुछ ऐसा था, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा, एक हफ्ते की या 20 दिन की, कुछ ऐसा था, ठीक है, हाँ। तो उस समय उसका बस काम इतना था कि जो कैंसर तेजी से फैल रहा है ना, वो मेडिसिन खाते रहोगे तो थोड़ा रिलीफ रहेगा, पर जैसी मेडिसिन छोड़ोगे आप, ठीक है, बस फिर वो फैलना चालू हो जाएगा। मतलब कोई वो ट्रीटमेंट नहीं है, पर वो लोग, उन्होंने बनाया है, वो इस एंजियोजेनेसिस फैक्टर को ही ब्लॉक करती है, पर वो कुछ समय तक काम करती हैं जब तक आप खा रहे हो, ठीक है। और हाँ, अगर रेजिस्टेंस आ गई उनके अंदर तो फिर वो भी काम नहीं करती, ठीक है। तो बस यही है तरीका है, लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये एंजियोजेनेसिस फैक्टर क्या काम करते हैं, ब्लड वेसल्स के नंबर को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी कैंसर सेल की तरफ, ब्लड की सप्लाई कैंसर की तरफ बढ़ जाएगी। इससे कैंसर सेल को न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा, समझ रहे हो, और नॉर्मल सेल का न्यूट्रिशन कट हो जाएगा, जिससे नॉर्मल सेल की डेथ होना चालू हो जाएगी। इस तरीके से ट्यूमर बन जाता है। अब ट्यूमर कैंसर में कैसे कन्वर्ट होता है इसकी बात करता हूं मैं। एक ट्यूमर कैंसर में कैसे कन्वर्ट होता है, नोट कर लो उसको। कर लिया नोट, डन, समझना। अब कैंसर कब कब बोलोगे इसको, कैंसर टर्म कब आएगा इसके लिए। ये ट्यूमर था, ये कैप्सूल फट गया, कैप्सूल फट गया। अगर ये कैप्सूल फट गया,
अगर ये कैप्सूल फट गया तो ये कैंसर सेल बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने का मतलब है बाहर भाई ब्लड वेसल्स होंगे सारे के सारे। और ये कैंसर सेल एंटर कर जाएंगे आपके ब्लड में। अगर कैंसर सेल ब्लड में आना स्टार्ट हो गई, मतलब अब मैलिग्नेंसी आ गई ब्लड में, लिम्फ नोड में, क्योंकि ब्लड और लिम्फ तो कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है। तो बस अब ये पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, यहां से बस एंटर कर जाएं एक बार, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी अब ये पूरी बॉडी में जहां जहां जाएंगे, मतलब मल्टीपल कैंसर बना लेंगे, मल्टीपल कैंसर। अब ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैंसर जब फैल जाता है ना, तो सिर्फ सर्वाइबिलिटी लोग इंक्रीज करते हैं कि 1 साल का 2 साल हम सर्वाइबिलिटी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत सारे ट्रीटमेंट करा करके, और कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर मल्टीपल कैंसर बन जाते हैं, ठीक है। इसको मतलब मेटास्टेसिस बोलते हैं, मतलब इसको आप कैंसर बोलोगे, अब तक कैंसर नहीं था, अब ये कैंसर है एक्चुअल में, अब इसको आप कैंसर बोलोगे। ये सही मायने में अब कैंसर है, स्प्रेडिंग हुई ना इसके अंदर, अब सही मायने में कैंसर है, नोट करो उसको। या मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट कैंसर, क्योंकि मैलिग्नेंसी आ गई ना इसमें, फैल गया है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। और जो स्प्रेडिंग हो रही है, स्प्रेडिंग जो हो रही है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। स्प्रेडिंग को बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, यस, मेटास्टेसिस। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटास्टेसिस। एक ही वर्ड है, मेटास्टेसिस अलग अलग नहीं है। स्प्रेडिंग को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। वेरी वेरी वेरी, कहते हैं ना, अब उसमें मेटास्टेसिस आ गई। मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेड कर गया पूरी बॉडी के अंदर, अब कुछ नहीं हो सकता। ये मैलिग्नेंसी आ गई, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मेटास्टेसिस मैलिग्नेंसी कॉमन टर्म होते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब है अब वो घातक हो गया, मेटास्टेसिस का मतलब है स्प्रेडिंग हो गई पूरी बॉडी के अंदर, ये मेटास्टेसिस है, कैप्सूल रप्चर कर गया। यहां तक कोई बताओ, कोई डाउट, नोट कर लो। नहीं बेटा, मदर को कुछ भी नहीं था, बिल्कुल दौड़ लगाती थी, टहलती थी, मेरे संग घूमती थी बहुत, ठीक है। बस अचानक से एक अल्ट्रासाउंड कराया नॉर्मली, उसमें किडनी के ऊपर एक बड़ा सा ट्यूमर नजर आया, मतलब लेट स्टेज मालूम पड़ा, पर वो लिम्फ वगैरह में फैल चुका था तब तक, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो कैंसर है, ठीक है। पता कि ये कौन सा कैंसर है, तो वो रीनल सेल कार्सिनोमा था। कार्सिनोमा सबसे डेंजरस कैंसर होता है, कार्सिनोमा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बहुत सारे डॉक्टरों से मिले तो समझ ही नहीं आया कि ये कि अचानक से क्या नजर आया, क्योंकि वो तो नॉर्मल थी एकदम, ठीक है। हाँ, वीकनेस फील करती थी, बट हमें लगता था वो डायबिटीज थी, तो थोड़ा इस वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। तो बस फिर सर्जरी कराई, स्प्रेड तो हो ही चुका था पहले भी, ठीक है। फिर लंग इन्फेक्शन हो गया उनको, सर्जरी के टाइम पर ही। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इतनी लापरवाहियां होती हैं, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो मतलब कुछ कह नहीं सकते डॉक्टर किस हद तक क्या क्या करते हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी उनकी डिले हो गई, फिर इम्यूनोथेरेपी चालू हुई थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, स्प्रेड हो चुका था यूट्रस में कई जगह, वो स्प्रेड कर गया, ठीक है। फिर क्योंकि किडनी बैकबोन के पास होती है, हाँ, तो वहां से बैकबोन में एंटर कर गया था, तो एक दिन बैकबोन ब्रेक हो गई पूरी, मतलब बहुत, कैंसर बहुत बहुत गंदी चीज है, ठीक है, बहुत पेनफुल है, ठीक है।
तो मॉर्फिन की बहुत गोली देते थे, इसलिए मतलब बहुत खराब है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि कैसे भी करके थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है इस समय, ठीक है, कि कैसे भी करके चीज़ों से बचें। बाद बाकी की चीज़ें तो हमारे हाथों में है नहीं, क्योंकि जेनेटिकल भी होता है, ठीक है, पर जितना हम अवेयर हो सकते हैं उतना अवेयर रहें बस, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कैंसर। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहाँ तक कोई डाउट? अब चाहो तो मैं एक चीज़ उसमें ऐड और कर सकते हो, उसमें टाइप्स ऑफ कैंसर, ये मैं अलग से नोटेबल पॉइंट डाल देता हूँ, बस नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। मतलब 3 टर्म हम यूज करते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा, जिसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं, ठीक है। सुना भी होगा आपने, कार्सिनोमा कहते हैं, कार्सिनोमा सबसे घातक होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा था, ठीक है, सबसे घातक कार्सिनोमा होता है। सार्कोमा, लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब है ब्लड कैंसर, एक ही बात है। कार्सिनोमा, सार्कोमा और लिम्फोमा, तीनों लिख लो। बस ऐसे याद रखो, आपसे वैसे पूछेगा तो नहीं, नॉलेज के लिए पूछेगा कि स्किन कैंसर क्या कहलाएगा, किसी ऑर्गन की जो एपिथेलियम होती है उसका कैंसर क्या कहलाएगा। तो जब भी मैं बात करूंगा एक्टोडर्मल एपिथेलियम के अंदर, एक्टोडर्मल टिश्यू के अंदर अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा, और 85% कैंसर यही होते हैं। 85% कैंसर अगर हम बात करते हैं लोगों के अंदर, कार्सिनोमा ही होता है 85%। आपकी गट की एपिथेलियल हो, ठीक है, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे जो एक्टोडर्मल जिनका ओरिजिन है, एक्टोडर्मल जिनका ओरिजिन है, ठीक है। गट का मिड वाला पार्ट होता है वो तो एंडोडर्मल होता है, ऊपर का एक्टोडर्मल होता है और नीचे वाला एक्टोडर्मल होता है। तो ये ऊपर वाले पार्ट में कैंसर हो जाए या लोअर एनल कैनाल में हो जाए तो ये एक्टोडर्मल होता है, इसको बोलोगे आप कार्सिनोमा, ठीक है। ऐसे याद रखो, एक्टोडर्मल टिश्यू, इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो कार्सिनोमा बोलेंगे। मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्मल का मतलब है बोन कैंसर किसी को है, ठीक है, बोन मीजोडर्मल टिश्यू होते हैं, मीजोडर्मल टिश्यू, ठीक है। अब ये लिम्फोमा ब्लड कैंसर के लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, स्पेशली ब्लड, अलग लिख दिया ब्लड कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर लिए तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे लिम्फोमा, क्योंकि ब्लड भी मीजोडर्मल ही होता है, पर एक स्पेसिफिक टर्म जोड़ दिया तो याद रखना। मैक्सिमम कैंसर कार्सिनोमा होता है, सबसे गंदा कैंसर होता है, सबसे घातक कैंसर होता है, ठीक है। सार्कोमा फिर भी ठीक है। लिम्फोमा का इलाज अभी इस समय पूरा है, मतलब ब्लड कैंसर के लिए अभी ट्रीटमेंट भी आए हैं, काफी महंगे ट्रीटमेंट है, 1 CR से ऊपर के ट्रीटमेंट हो जाते हैं, पर हाँ ट्रीटमेंट है, ठीक है। लोग दावा करते हैं कि उस पर काफी हद तक मतलब 100% एडिकेशन हो जाता है, बट ये दो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें कार्सिनोमा सबसे खतरनाक है, ठीक है। ये मेरे जो मैं पढ़ाता हूँ ये वो है। अब मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइनें और बता देता हूँ। एनसीईआरटी बोलती है कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये फिजिकल, इनको हम कार्सिनोजन बोलते हैं। कार्सिनोजन फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल में क्या आ जाएंगे, आयोनिक रेडिएशन और नॉन आयोनिक रेडिएशन, पूछा गया क्वेश्चन है। आयोनिक रेडिएशन में एक्सरेज, गामा रेज आते हैं, मैडम क्यूरी को कैंसर ही तो हुआ था, मतलब गल गई थी बॉडी गामा रेज की वजह से, ठीक है, ठीक है। नॉन आयोनिक रेडिएशन के अंदर यूवी रेज, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, ठीक है, ये नॉन आयोनिक रेडिएशन है, तभी तो हमारी तो ऊपर ओजोन का लेयर है, वो इन नॉन आयोनिक रेडिएशन को आने से कई हद तक रोकता है, पर जहां पर ये होल बहुत बड़ा हो चुका है वहां पर ये रेडिएशन आती है और स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी उन लोगों को ज्यादा होती है, ठीक है। और उनके अंदर मेलानिन पिगमेंट भी अगर कम हो तो और दिक्कत, जैसे यूएस के आप देखे होंगे लोग, व्हाइट स्किन जो होती है उनमें मेलानिन पिगमेंट कम होता है, वो प्रोटेक्टिंग पिगमेंट होता है, वो प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होती, और वहाँ ओजोन का होल भी है, तो वहां पर मतलब स्किन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। केमिकल के अंदर टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, ये केमिकल हो गए।
बायोलॉजिकल में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बताया था मैंने आपको, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी एक तरीके से लिवर कैंसर कर देता है, ठीक है। तो फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, 3 एजेंट हो सकते हैं कैंसर कॉजिंग। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, एक्चुअल में अभी इसमें कुछ चीजें नहीं है, ठीक है। आज की डेट में तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है, जैसे पेट सीटी, पेट सिटी जिसमें हम रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज को इंजेक्ट करते हैं, फिर सीटी कराते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो रेडियो लेबल्ड होता है और ग्लूकोज होता है, तो कैंसर सेल को ग्लूकोज के लिए तड़पती है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज सीधी कैंसर सेल के पास जाता है और कैंसर सेल बुरी तरह से खाते हैं उसको, बुरी तरह से खाते हैं ग्लूकोज को, और रेडियो लेबल्ड होता है। तो हम उसको इंजेक्ट करने के बाद फिर मशीन के अंदर डालते हैं इंसान को, ठीक है, फिर उसका कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं। तो जहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा नजर आ रही है, वो रेडियो लेबल्ड है ना सारा सारा, तो समझ लो वहां पर कैंसर है, ठीक है, वो इंडिकेटर होता है कैंसर का। तो वो कंप्यूटर टोमोग्राफी का हाई वर्जन है। तो बायोप्सी तो कॉमन है, आपका कोई भी कैंसर डॉक्टर पे लगेगा बायोप्सी कराओ। बायोप्सी का मतलब है उस कैंसर के छोटे टुकड़े को निकालो, सेल्स को, और चेक कराओ कि किस टाइप का कैंसर है, कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, लिम्फोमा है, क्या है, किस टाइप का और कितनी एग्रेसिवनेस है उसके अंदर। पर ठीक है, ये डॉक्टर की पहली स्टेप है, ठीक है। पर आयुर्वेदा इसको नहीं मानता। आयुर्वेदा कहता है अगर आपने कैंसर को छेड़ दिया तो मैलिग्नेंसी उसमें आने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी आपने एक तरीके कैंसर को बढ़ा दिया, ये आयुर्वेदा कहता है। पर डॉक्टर मेडिकल साइंस कहती है बिना बायोप्सी के कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, बायोप्सी फर्स्ट स्टेप पे करती है। तो दोनों में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बट है, क्या करें, ठीक है। फिर क्या होती है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, भाई आपने उसको कट किया उस पार्ट को, फिर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करोगे, पता करोगे कौन सा कैंसर है, क्या है। रेडियोग्राफी, ठीक है, रेडियोग्राफी में तो आप समझते हो एक्सरेज के थ्रू हम चीजें देखते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, पर कंप्यूटर टोमोग्राफी का एडवांस वर्जन आ गया है पेट सीटी, ठीक है। हाँ, पर इसके साइड इफेक्ट हैं क्योंकि इसमें एक्सरेज यूज करते हैं, ठीक है। पर करें क्या यार, एक्सरेज यूज ही सबसे ज्यादा ये हो रहा है। एमआरआई लोग यूज कर रहे हैं, पर एमआरआई सेफ है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी का, ठीक है, सेफेस्ट टेक्निक में आता है। पर मैक्सिमम डॉक्टर पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में पेट सीटी ही कर रहे हैं। एमआरआई लोग कर लेते हैं, बट एमआरआई के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। तो पेट सीटी या सीटी ही होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मशीन के अंदर पूरा इंसान जाता है, पूरी बॉडी में रेडिएशन होते हैं, ठीक है, एक्सरेज, उससे 3D इमेज बनती है, ठीक है। हाँ, कुछ नई टेक्निक भी है, जैसे एंटी बॉडीज अगेंस्ट कैंसर। तो हम कुछ ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं उनको इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट करने के बाद वो कैंसर सेल से बाइंड कर जाते हैं, तो वहां भी रेडियो लेबल्ड है। तो इसी का ही एडवांस वर्जन आ गया पेट सिटी, ठीक है। पर एनसीईआरटी में भी ये दे रखें, याद रखो। तो एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है, इंडिया में कम है, बाहर जाता है। इसमें अब इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, बॉम्बे में स्टार्ट कर दी है। वैसे घर में कई लोगों को कैंसर अगर है तो लोग जानना चाहते हैं क्या उनके अंदर वो जीन तो नहीं है, ठीक है। तो उनको ज्यादा प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा अवेयरनेस, इम्यूनिटी इनको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी में हम क्या करते हैं, उन सिक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग होती हैं। तो यहाँ डिटेक्ट करते हैं हम जीन को, उस पर्टिकुलर इंसान के जो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, जिनमें वो सिक्वेंस होती हैं, ठीक है, थाइमिन डाइमर्स होते हैं। तो अभी तो आपके लिए इतना याद रखो, बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, रेडियोग्राफी, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई। सेफेस्ट में क्वेश्चन आता था एमआरआई बोलोगे। एंटीबॉडी और जीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स हैं। मतलब आप पता लगाओगे कि इनहेरिटेड कोई चीज तो नहीं है, मतलब एक से दूसरी पीढ़ी में तो नहीं जाएगी, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है नहीं। सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर, सबसे डॉक्टर यही करेगा। सर्जरी के बाद डॉक्टर कहता है रेडिएशन भी कर देते हैं, उस इलाके में थोड़ी बहुत बचेंगी, मर जाएंगी, ठीक है। आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी आ गई है, ठीक है, इसमें नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, पर कीमोथेरेपी डॉक्टर यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के मेडिसिन होते हैं, ठीक है। रेडिएशन कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन दे देते हैं सर्जरी के बाद। मतलब हिट एंड ट्रायल चल रही, बताऊं डॉक्टर्स हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। बच गया इंसान तो किस्मत है, नहीं बचा तो ठीक है ना। इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट टेक्निक है, ठीक है, अभी इसमें सिर्फ अल्फा इंटरफ्रॉन की बात की है, पर इम्यूनोथेरेपी बहुत एडवांस आ चुकी है, बहुत एडवांस, ठीक है। पर बहुत ज्यादा सक्सेस कुछ है नहीं, सच्चाई तो ये है, ठीक है। क्योंकि बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी मैं समझ गया कि नहीं है हाथों में, कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है नहीं, ठीक है, समझे। आज तय कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा, ठीक है, इतना ही रखते हैं ना। एड्स आज नहीं, एड्स कल ही कराऊंगा, ठीक है, कल का मतलब है अगली क्लास में एड्स और ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ले लूंगा मैं,
करा दूंगा मैं, एड्स और ड्रग्स दोनों करा दूंगा, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आज थोड़ा रिलैक्स कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारी 4 बजे से क्लास चालू हो जाएगी। और कल मेरी क्लास नहीं है, तो ध्यान रखना, कल मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। कल यार आ जाना, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है। और एक बार लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि वाईटी पर सर्वाइबिलिटी यानी रहना है अगर आपको, तो बच्चों का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो वाईटी पर रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा कंटेंट दे पाऊँ कुछ सालों तक वाईटी पर, तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, नहीं तो वाईटी पर बहुत गंदगी भी हो रही है, ठीक है। तो बस, ठीक है, थोड़ा सा वहां पर लेक्चर लगा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, कल है शाम को 8 बजे, आप फ्री होगे, ठीक है। 1 घंटे 45 मिनट की क्लास होगी, और मैं काफी हद तक करा दूंगा आपको, ठीक है। और नए पार्ट जितने भी ऐड हुए हैं अभी, नए पॉइंट्स वो ऐड कर दूंगा। शॉर्ट नोट्स आपके बहुत अच्छे प्रिपेयर होंगे उसके अंदर, और बेहतरीन रिवीजन होगा आपका, ठीक है। ओके, तो कल मिलते हैं वाईटी पर, संकल्प मीट वेदांतु चैनल पर, 8 बजे। ओके, बाय बेटा, बाय।